गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अप्रैल 2024, जिस सब्जेक्ट का कोड है AAMJ 507 एडवांस अकाउंटिंग, इसका आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन उसमें मैंने जो प्राइसिंग लेवल चेंजेस का प्रॉब्लम लिया था CCA मेथड का, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। सो इस वीडियो में मैंने अगेन उसका भी सॉल्यूशन दिया है और होल्डिंग कंपनी अकाउंट का भी सॉल्यूशन दिया है। तो दो प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, हम प्राइसिंग लेवल चेंजेस का जो प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन हमने पहले लिया हुआ था, थोड़ा इजी करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये जो न्यूयॉर्क ऑफिस के कॉलम में अमाउंट्स है, उनका एक्सचेंज का रेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनका हम एक्सचेंज का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है। जो एवरेज रेट है वो है 1560 पर $100 का। ओपनिंग का जो है 1700 रुपीज का है $100 का। और क्लोजिंग का जो है 1900 का है $100 का। और यहाँ पर एवरेज रेट जो दिया गया है वो है 1940 का $100 का। और प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिटिंग के लिए सेपरेट रेट दिया गया है 1560 रुपीज $100 के लिए। तो जैसे कि मैंने 100 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके आपको बताया था, उसके अलावा आप यहाँ पर पॉइंट में भी ले सकते हैं। $100 के लिए है, यानी कि $1 के लिए कितना रेट आएगा, यहाँ पर 15.60, यहाँ पर 17, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 19.40। तो इस तरह से आप लेंगे तो भी चलेगा। सो मैंने यहाँ पर आपको 100 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके बताया था, लेकिन थोड़ा और इजी करके मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सचेंज का जो कॉलम है वो तैयार करेंगे। तो एक्सचेंज रेट हमने यहाँ पर जो यूज किए हैं वो रेट ऊपर लिखे हुए हैं। अभी हमें कन्वर्टेड फिगर्स जो है वो निकालनी है। तो फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, ओपनिंग का, परचेसेस, गुड्स फ्रॉम HO, सेल्स, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, देन ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड एंड एट बैंक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो इनका हमने एक्सचेंज का रेट यहाँ पर लिया है कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए सेपरेट रेट दिया हुआ था, वो लिया है। ओपनिंग स्टॉक और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है, उनके लिए हम जो है यहाँ पर रेट लेंगे, वो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ प्रॉब्लम में। यहाँ पर ओपनिंग का, सॉरी, एवरेज का जो रेट है वो 19.40 है, क्लोजिंग का रेट है 19। तो वही रो रेट हम यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग का रेट लिया है 19 का क्लोजिंग स्टॉक के लिए। परचेसेस, गुड्स फ्रॉम HO, सेल्स, सैलरी, उनके लिए सभी के लिए हम एवरेज रेट का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो डॉलर की अमाउंट है उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है। आपको 100 से डिवाइड करके फिर से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी परेशानी होती, इसलिए ये थोड़ा इजी करके बताया है कि आप डायरेक्टली $100 के लिए 1560 था, तो हमने $1 के लिए यहाँ पर 15.60 लिया है। 100 से इसको डिवाइड करके डायरेक्टली रेट निकाला है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करके ये अमाउंट निकालिए। यहाँ पर मैंने इन दोनों अमाउंट की मल्टीप्लिकेशन करके ये अमाउंट निकाली है। हर एक कॉलम में उसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये अमाउंट निकाली है। इस तरह से हमने सभी जो एक्सपेंसेस थे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी, उनका हमने जो डॉलर का रेट था वो रुपीज में पहले कन्वर्ट कर लिया। और क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, वो भी यहाँ पर लिया। तो फर्स्ट हमने क्या किया, तो एक्सचेंज का जो फिगर्स है, कन्वर्टेड फिगर्स जो है एक्सचेंज की, वो कैलकुलेट कर ली इस तरह से। अभी हमें जो एडजस्टमेंट में बताया गया है, डेप्रिसिएशन बताया है यहाँ पर 10% प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिटिंग के ऊपर, तो वो हम लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में ही कैलकुलेशन करके लिया है। तो डेप्रिसिएशन जो हेड ऑफिस का जो डेप्रिसिएशन है वो सेपरेटली प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर निकाला है 12 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 1,20,000। फर्नीचर जो है 45,000 का था हेड ऑफिस का, तो उसके ऊपर 10% यानी कि 4,500। देन न्यूयॉर्क ब्रांच जो है उसका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने निकाला। अभी ये जो फिगर है 2,80,800, ये हमने यहाँ पर एक्सचेंज रेट में से ली है।
यहाँ पर देखिए हमने ये अमाउंट निकाली है दोनों, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर की। उसके ऊपर 10% हम निकालेंगे न्यूयॉर्क ब्रांच का। तो न्यूयॉर्क ब्रांच का डिप्रिसिएशन आ गया प्लांट एंड मशीनरी का 28,080, फर्नीचर का आ गया 18,720। अभी जो गुड्स है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो गुड्स टू एचओ जो है वो यहाँ पर हमने दिया हुआ था ऑलरेडी 11,78,000 का, और गुड्स फ्रॉम एचओ जो ब्रांच का है वो हमने कन्वर्टेड फिगर यहाँ पर निकाली थी। यहाँ पर देखिए गुड्स फ्रॉम एचओ की, तो ये कन्वर्टेड फिगर है 11,64,000 की, तो वो हमने यहाँ पर ले ली 11,64,000। तो इस तरह से हमने इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का भी वर्किंग नोट में लिख लिया है। अभी नेट डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट जो है वो 14,000 का आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। ये कहाँ से आया है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो कन्वर्टेड फिगर्स निकाली है उनकी टोटल, और एक्चुअली हमारा यहाँ पर जो हेड ऑफिस का कॉलम दिया हुआ था अमाउंट का, ये जो कॉलम है हेड ऑफिस का, इनकी टोटल, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 14,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये एक्सचेंज में जो डिफरेंस आया है वो आया है 14,000 का, वो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पहले कैलकुलेशन कर लिया एडजस्टमेंट का, एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मैंने वहां पर वर्टिकल फॉर्म में बताया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और जब पढ़ाते हैं तब भी वर्टिकल फॉर्म में नहीं लेते, हॉरिजेंटल फॉर्म में लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल फॉर्म में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो दोनों का मिलाकर लेना है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच। यहाँ पर जो भी फिगर है आप हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों की ले रहे हैं, सिर्फ गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो सिर्फ एक की आएगी, एचओ की। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये यहाँ पर एचओ की है, वहां पर ब्रांच को जाएगी, यानी कि ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है, सो इसका सिर्फ एक ही अमाउंट का इफेक्ट आएगा। बाकी के जो है वो हमें टोटल करके लेनी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हमें टोटल करके लेनी है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमने यहाँ से ओपनिंग स्टॉक लिया 15,96,000 का, और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में जो दिया गया था एचओ का, वो ओपनिंग स्टॉक भी हमने ले लिया है, दोनों की टोटल करके ली है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है 5,10,000 का, तो दोनों की टोटल करके हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो आया है। इसी तरह से हमने सभी अमाउंट की टोटल करनी है, जो एचओ के कॉलम में है वो, और जो हमने कन्वर्टेड फिगर ली है वो, दोनों की टोटल करके हमें अमाउंट लेनी है 21,06,000। परचेसेस भी हमने जो एचओ के कॉलम में थे वो लिए, और कन्वर्टेड फिगर जो आई है परचेसेस की वो दोनों की टोटल करके 1,01,52,000। देन गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है एचओ का वो है 11,78,000। देन सेल्स भी हमने दोनों की टोटल करके ली है, एचओ के कॉलम में जितने सेल्स थे वो, और जो कन्वर्टेड फिगर है वो दोनों की टोटल करके ली है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने एडजस्टमेंट में जैसे कि बताया था वो, और कन्वर्टेड फिगर जो आई है क्लोजिंग स्टॉक की हमारी, वो दोनों मिलाकर लिया है। यहाँ पर देखिए 14,82,000 का था, और एडजस्टमेंट में हमें जो बताया गया था वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है 4,38,000, इन दोनों की टोटल करके ली है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सचेंज की अमाउंट है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम में दी गई अमाउंट है 4,38,000 क्लोजिंग स्टॉक की, और एक्सचेंज की जो अमाउंट है वो है 14,82,000। तो इन दोनों की टोटल करके हमने 19,20,000 लिया है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। नेक्स्ट जो है वो है, हमें अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो क्रेडिट की टोटल की डेबिट को लिखिए, उसमें से डेबिट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 14,54,100। इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लेनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ये जो एचओ की फिगर है वो भी हम लेंगे, और उसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर हमने जो एक्सचेंज की फिगर्स निकाली है वो। तो यहाँ पर देखिए सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस की एक्सचेंज की जो फिगर है वो है 2,32,800, देन 58,200, देन 29,100, एंड ट्रेड एक्सपेंसेस की 58,200, ये ऐड करके लेनी है।
तो एचओ एंड ब्रांच दोनों की फिगर्स जो है वो हम ऐड करके ले रहे हैं, सैलरी एंड वेजेस, देन ट्रेड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ये दोनों की जो फिगर्स है वो हमने ऐड करके यहाँ पर ली है। अभी हमें डेप्रिसिएशन लेना है, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, 1,20,000 प्लस 4,500 प्लस 28,080 प्लस 18,720। तो इनकी टोटल करके हमें टोटल डेप्रिसिएशन लेना है 1,71,300। अभी क्रेडिट साइड में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया और एक्सचेंज का जो रेट था उसमें जो डिफरेंस आया था 14,000 का, वो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिया। एक्सचेंज का रेट का जो डिप्रिसिएशन यहाँ पर हमने लिखा है वो किस तरह से आया है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप ये जो एक्सचेंज का रेट है उनकी टोटल करनी होती है। तो वो हमने क्रेडिट साइड में ली 14,000। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट की टोटल आई 46,68,100। उसमें से डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला 39,19,000। अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पहले जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट है वहां पर देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। कैपिटल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देन गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, इनकी हमें दोनों की टोटल लेनी है, एक ब्रांच की और हेड ऑफिस दोनों की मिलाकर लेनी है। कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल जो है वो सिर्फ एचओ के कॉलम में है, ब्रांच में नहीं है, सो हम वो सिर्फ एचओ का लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिया कैपिटल 7,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 और गुडविल 75,000। ये जो फिगर्स थी सिर्फ एचओ के कॉलम में थी, ब्रांच के कॉलम में नहीं थी। बाकी के जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स वो दोनों के मिला कर लेंगे। देन न्यूयॉर्क ब्रांच जो है वो भी हम लेंगे, वो सिंगल है ब्रांच के सिर्फ। और ये एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी हमने जो है डिप्रिसिएशन माइनस करके ली है, मतलब पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी दोनों की मिलाकर ली और उसमें से हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया है। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है यहाँ पर जो हमने फिगर्स निकाली थी कन्वर्टेड फिगर, उसमें हमने बैलेंस शीट की फिगर ऐड, एचओ की फिगर ऐड कर दी है और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया है। तो हमने एचओ का भी डिप्रिसिएशन माइनस किया है, न्यूयॉर्क ब्रांच का भी डिप्रिसिएशन माइनस किया है। मतलब हमें फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों की टोटल करके उसमें से दोनों का डिप्रिसिएशन माइनस करके लेनी है। फर्नीचर एंड फिटिंग का भी कैलकुलेशन उसी तरह से करना है। स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी यहाँ पर, तो वही हमने यहाँ पर ली है 19,20,000 की। देन सन्ड्री डेटर्स है वो एचओ एंड ब्रांच दोनों की मिलाकर ली है। कैश इन हैंड एंड बैंक वो भी एचओ एंड ब्रांच दोनों की मिलाकर ली है। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट भी। तो आप उस वीडियो का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो मत देखिए फर्स्ट पार्ट का, तो ये जो सेकंड पार्ट में मैंने और इजी करके बताया है, तो यही पार्ट का जो सोल्यूशन है वो फॉलो कीजिए। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है होल्डिंग कंपनी अकाउंट का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें दो माइनॉरिटी कंपनी एंड एक होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 3 हमने अभी अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैपिटल दिया है 12,50,000 का ए का, बी का है 10 लाख का, सी का है 6 लाख का। अभी जो शेयर्स लिए हैं, ए लिमिटेड हेल्ड 7,500 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड और उसकी कॉस्ट प्राइस है 8,50,000। 1,500 शेयर्स इन सी लिमिटेड और उसकी कॉस्ट है 1,80,000। मतलब ए ने बी कंपनी में 7,500 शेयर लिए और सी कंपनी में 1,500 लिए। बी लिमिटेड ने 4,000 शेयर्स लिए हैं सी लिमिटेड के और उसकी कॉस्ट प्राइस है 5,30,000। इसके ऊपर से पहले हम जो शेयर का कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो शेयर का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर लिया है। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन करेंगे हम होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज। तो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में कितना परसेंटेज है, तो उन्होंने लिए है 7,500 शेयर्स। बी लिमिटेड ने कितने इशू किए थे, 10,000 शेयर्स इशू किए थे।
तो यहाँ पर होल्डिंग का परसेंटेज कितना आ गया, 7,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 यानी कि 75%। अभी हम ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में शेयर निकालेंगे। तो ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के कितने शेयर लिए हैं, 1,500। टोटल शेयर्स कितने थे सी लिमिटेड के पास, 6,000। तो उसमें से 1,500 लिए, सो हमने कैलकुलेशन किया 1,500 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, तो शेयर आ गया 25% का। अभी हम निकालेंगे बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में शेयर। तो बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के कितने शेयर्स लिए हैं, 4,000 शेयर्स लिए हैं। टोटल शेयर्स कितने थे सी लिमिटेड के पास, 6,000 थे। तो अभी 4,000 लिए हैं, सो 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आता है 66.66666 अनलिमिटेड। सो हम यहाँ पर लेंगे 66.67%। तो पहले हमने होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल लिया। तो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में है 75%, ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में है 25% एंड बी लिमिटेड का सी में है 66.67%। तो ये पहले हमने निकाल लिया। अभी हमें जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर से प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व निकालना है। तो उसके लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें रिजर्व दिया है क्लोजिंग का, मतलब 31 मार्च 2024 का 1,80,000, 1,72,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,60,000, 20,000 एंड 51,000। एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पर दिया है द सब्सिडरी पोजीशन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर दैट इज 30 सितंबर 2023 वाज एज फॉलोज, मतलब 30 सितंबर को शेयर्स लिए हैं, तब तक की पोजीशन क्या थी। तो बी लिमिटेड के पास रिजर्व था 90,000 का एंड सी लिमिटेड के पास था 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस था उनके पास 10,000 का एंड 8,400 का। तो यही फिगर हम लेंगे यहाँ पर रिजर्व के कैलकुलेशन के लिए। सो हमने सेकंड कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो वो हम निकाल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमने रिजर्व लिया बी लिमिटेड का 90,000 का रिजर्व दिया गया है हमें। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वहां पर देखिए 90,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बी का, 10,000। ये दोनों की टोटल करेंगे। सी लिमिटेड की कितना है रिजर्व, 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस है 8,400, तो दोनों की टोटल करेंगे। तो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल की, तो टोटल जो प्रॉफिट है प्री एक्विजिशन का है, क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में प्री एक्विजिशन का दिया है, तो आया 1 लाख। तो 1 लाख में से ए लिमिटेड का कितना शेयर है, 75% शेयर है, मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है 75%, तो वो कितना हो गया 75,000। अभी जो रिमेनिंग बचा है बी लिमिटेड के पास, वो किसका शेयर है, बी लिमिटेड का शेयर है। अगर 1 लाख में से 75,000 ए लिमिटेड का है, तो बी लिमिटेड का कितना आएगा 25,000। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे, तब हम ये 25,000 जो है वो माइनॉरिटी कंपनी को, मतलब बी लिमिटेड को देंगे, और 75,000 कहाँ पर यूज करेंगे हम, तो ये प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, तो ये हम या यूज करेंगे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सी लिमिटेड का कैलकुलेशन। पहले हमने बी लिमिटेड का किया, अभी हम सी लिमिटेड का करेंगे। तो सी लिमिटेड के पास रिजर्व था 60,000 का प्री एक्विजिशन का, और जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो 8,400 का, तो टोटल हो गया 68,400। उसमें से ए लिमिटेड का शेयर है 25%, तो हमने 68,400 इंटू 0.25 कीजिए या फिर 25% निकालिए, वो आ गया 17,100। अभी जो सी लिमिटेड कंपनी है उसमें बी लिमिटेड का भी शेयर है, यहाँ पर हमने निकाला है। देखिए यहाँ पर सी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें बी लिमिटेड का भी शेयर है। तो बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में जो हमने शेयर निकाला है वो है 66.67% का। तो हम 68,400 में से 66.67% किसको देंगे, बी लिमिटेड को। तो वो कैलकुलेट करके फिगर आई है 45,600। तो ये दोनों जो अमाउंट है ये जब हम गुडविल निकालेंगे तब लेंगे, क्योंकि ये दोनों होल्डिंग कंपनी है उनकी। और जो रिमेनिंग है अमाउंट वो कहाँ पर आएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, मतलब 68,400 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करके जो रिमेनिंग आएगी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगी। अभी हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का करना है, लेकिन उसके पहले हमें पोस्ट एक्विजिशन का जो रिजर्व है वो भी निकालना है।
तो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर दो माइनॉरिटी कंपनी है, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। तो उनका टोटल कैपिटल पहले देखेंगे। बी लिमिटेड के पास कैपिटल था 10 लाख का, उसमें से जो शेयर्स थे 7,500 शेयर्स ए ने टेक ओवर किए हैं, मतलब 10,000 में से 7,500 शेयर्स टेक ओवर किए हैं, तो रिमेनिंग हो गए 2,500 इंटू 100, तो अमाउंट आ गई 2,50,000 की। उसमें हम जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे। तो शेयर कैपिटल जो है यहाँ पर हमने लिया 10 लाख का था, लेकिन 10 लाख में से आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेशन किया है, टोटल शेयर कैपिटल लिया है 10 लाख का, उसमें रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो ऐड किया है। तो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो टोटल अमाउंट है 1 लाख प्लस 20,000, उसमें से 1 लाख जो है वो माइनस किया। 1 लाख क्यों माइनस किया? तो यहाँ पर देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 1 लाख का, तो उसमें से 75% अमाउंट जो है वो ए लिमिटेड की है, तो रिमेनिंग जो है 25,000 वो सिर्फ बी लिमिटेड की है। तो देखिए बैलेंस शीट में बी लिमिटेड के कॉलम में जो क्लोजिंग बैलेंस है रिजर्व का 1 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 है, तो ये दोनों मिलाकर 1,20,000 हुए। और उसमें से प्री एक्विजिशन का जो हमने निकाला है वर्किंग नोट में रिजर्व, यहाँ पर देखिए प्री एक्विजिशन का रिजर्व हमने निकाला है, वो आया है 1 लाख का। सो ये 1 लाख हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त। तो हमने टोटल अमाउंट निकल के उसमें से 25% लिया है ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो शेयर कैपिटल 10 लाख का लिया, और यहाँ पर हमने पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है वो कितना लिया है 1 लाख प्लस 20,000। ये बैलेंस शीट की अमाउंट है क्लोजिंग की, रिजर्व की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें से ये जो कैलकुलेशन में प्री एक्विजिशन का टोटल अमाउंट आया था रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमने क्या किया है माइनस किया है। तो माइनस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस आया 20,000 का। तो 10 लाख कैपिटल प्लस 20,000 का रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्ट एक्विजिशन का अमाउंट, दोनों की मिलाकर टोटल हो गई 10,20,000। उसमें से हमने 25% निकाला। क्यों निकाला 25%? क्योंकि 75% शेयर होल्डिंग का है, सो माइनॉरिटी का शेयर कितना आ गया 25%। उसी तरह से हमें सी लिमिटेड का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर सी लिमिटेड का कैपिटल है 6 लाख का, उनका बैलेंस शीट का जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उनकी अमाउंट है 72,000 एंड 51,000, ये टोटल लेंगे हम, और उसमें से ये जो प्री एक्विजिशन की है अमाउंट वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सी लिमिटेड की प्री एक्विजिशन की टोटल अमाउंट कितनी थी 68,400 थी, वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 72,000 प्लस 51,000 लिया, उसमें से 68,400 माइनस किया, तो पोस्ट एक्विजिशन का जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो आया 54,600। तो कैपिटल प्लस 54,600 यानी कि 6,54,600, उसमें से हमने जो शेयर निकालना है वो माइनॉरिटी का है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी का शेयर कितना आएगा? तो देखिए ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 25% का शेयर है, और बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 66.67 का है। तो इन दोनों की अगर हम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल जो है वो आएगी 91.67%। तो रिमेनिंग जो है वो शेयर किसका है? सी लिमिटेड का है। तो 91.67 100 में से हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 8.33। तो हम यहाँ पर जो परसेंटेज निकालेंगे वो 8.33% निकाल रहे हैं, यानी कि 0.0833 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.33% हमने निकाले हैं। अभी यहाँ पर अमाउंट आ गई है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की 54,555, ये हमने राउंडेड अप करके ली है। तो यहाँ पर हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अभी हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमें हमारा जो फॉर्मेट होता है, तो हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं जो हमें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट प्राइस लेंगे हम 10,30,000 ए के कॉलम में है, बी के कॉलम है 5,30,000।
लेकिन ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में हमें शेयर्स की वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पर ब्रेकअप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये दिया गया है 8,50,000 ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में जो शेयर है उसकी कॉस्ट, देन ए लिमिटेड की सी लिमिटेड में जो शेयर है उसकी कॉस्ट है 1,80,000 एंड बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में जो शेयर है उसकी कॉस्ट है 5,30,000। तो यही अमाउंट हम यहाँ पर कैलकुलेशन में लेंगे गुडविल के। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाय इन बी लिमिटेड बाय ए लिमिटेड, ये हमने ली कॉस्ट प्राइस 8,50,000, उसमें से हम फेस वैल्यू एंड जो रिजर्व में हिस्सा है कैपिटल प्रॉफिट में, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उनका शेयर कितना है, 75% की ओनरशिप है। सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त टोटल अमाउंट लेंगे कैपिटल की 10 लाख, उसमें 1 लाख का जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे, तो टोटल अमाउंट आ गई 11 लाख, उसमें से हम निकालेंगे 75%, तो आ गई 8,25,000। अभी हमारी जो कॉस्ट प्राइस है 8,50,000, उसमें से 8,25,000 माइनस करेंगे, तो हमारी गुडविल की अमाउंट आ गई 25,000। उसी तरह से हम जो ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में शेयर है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 1,500 शेयर्स लिए हैं ए ने सी लिमिटेड के, तो ओनरशिप है उनकी 25% की, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 1,80,000। अभी हम टोटल कैपिटल लेंगे सी का 6 लाख, उसमें 68,400 जो है, जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट था वो ऐड करेंगे, और उसको 1,67,100 टोटल को हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो गुडविल आ गया 12,900। देन सी लिमिटेड का जो शेयर है बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में लिया हुआ, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर उनकी ओनरशिप है 66.67%। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5,30,000 की, और यहाँ पर हमें जो 6 लाख का कैपिटल है उसमें जो उनकी रिजर्व एंड सरप्लस है 68,400 वो ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 67 66.7 उसके ऊपर निकालने हैं, वो आ गए 4,45,600। यहाँ पर देखिए हर एक जगह पर हमने परसेंटेज निकाले हैं, जैसे कि यहाँ पर 75% निकाले थे 11 लाख के ऊपर, वो 8,25,000 आ गए। यहाँ पर हमने 6,68,400 के ऊपर 25% निकाले हैं, वो आ गए 1,67,100। उसी तरह से हमें यहाँ पर 6,68,400 के ऊपर 66.67% निकालने हैं, वो आ गए 4,45,600। तो गुडविल आ गया हमारा 5,30,000 की कॉस्ट थी, उसमें से ये माइनस करके 84,400। अभी अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट थी। 25,000 का स्टॉक सप्लाई किया था और जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है, तो हमें 20% के हिसाब से, क्योंकि 20% का रेट दिया हुआ था, हमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है 25,000 के ऊपर, वो आ गया 5,000। अभी हमें ये जो 5,000 की अमाउंट है ये स्टॉक में से माइनस करनी है, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे उसमें से भी माइनस करनी है। तो अभी हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हमें ए लिमिटेड का रिजर्व लेना है और प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, या फिर आप सेपरेटली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में ए लिमिटेड का रिजर्व दिया है 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 1,60,000। तो ये दोनों अमाउंट लेनी है। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं हम। तो ए लिमिटेड का रिजर्व 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,60,000। अभी इसमें जो होल्डिंग कंपनी का शेयर था पोस्ट एक्विजिशन का, वो हम ऐड करेंगे। तो 20,000 की जो अमाउंट है बी लिमिटेड की, उसमें उनका 75% शेयर है यानी कि 15,000। देन जो सी लिमिटेड की अमाउंट है 54,600, उसमें उनका 25% का शेयर है यानी कि 13,650, और इन सबकी टोटल करके उसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है 5,000 का। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 3,63,650। अभी हमें लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो हम बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त आप रिजर्व एंड सरप्लस की जो फिगर है वो कंबाइन ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे कि मैंने रिजर्व सेपरेट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट लिखा है, उस तरह से भी ले सकते हैं। तो हम बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट था उसमें से शेयर कैपिटल
ए लिमिटेड का लेंगे 12,50,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों के मिलाकर लेंगे और उसमें से ये जो एडजस्टमेंट में दिए थे 33,000 वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर और एक है 70,000 के, लेकिन डेटर्स में 80,000 इंक्लूड है, यानी कि कैश इन ट्रांजिट दिखाना है हमें 10,000 का। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स में से हमें ये अमाउंट क्या करनी है, माइनस करनी है इंटर कंपनी ओएंस के तौर पर। तो हम यहाँ पर अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने शेयर कैपिटल लिया 12,50,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस जो अभी अभी कैलकुलेट किया था 3,63,650 का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबका मिलाकर, मतलब दोनों का मिलाकर हमने कैलकुलेट किया 2,20,033 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,90,000। इसमें से इंटर कंपनी ओइंग्स हमने माइनस करके लिया है। फिक्स एसेट जो है वो सबकी टोटल करके ली 12,05,000। गुडविल एज पर वर्किंग नोट मिलाकर हमने लिया है टोटल करके 1,22,300। स्टॉक इन ट्रेड जो था 1,20,000 का, उसमें से अनरियलाइज स्टॉक 5,000 माइनस करके 1,15,000 लिया है। डेटर्स जो थे उसमें से हमने इंटर कंपनी की अमाउंट जो है माइनस करके ली है। और कैश जो है इसमें हमने कैश इन ट्रांजिट भी एडजस्ट करके लिया है, क्योंकि उस 10,000 के जो डेटर्स थे और क्रेडिटर्स 70,000 के थे, तो वो हमें कैश इन ट्रांजिट दिखाना था, तो वो हमने एडजस्ट करके लिया है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है। ये एसेट साइड है, यहाँ पर फिक्स एसेट सबकी टोटल करके ली है। इन्वेस्टमेंट जो थी 10,30,000, 5,30,000, तो इसमें से हमने ये जो शेयर्स की अमाउंट थी वो माइनस करके ली है। देन स्टॉक जो था 1,20,000 था, उसमें से अनरियलाइज स्टॉक की अमाउंट माइनस की है। डेटर्स सबकी टोटल करके उसमें से इंटर कंपनी ओइंस के माइनस करके लिए है। तो हमारा जो फाइनल बैलेंस शीट है वो यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है और ये हमारा सॉल्यूशन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। एसेट का कंसोलिडेशन यहाँ पर दिया है कि एसेट किस तरह से कैलकुलेट करके आई है, वो आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर हमारा ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है। गुडविल टोटल अमाउंट किस तरह से आई है वो भी वर्किंग नोट में दी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी किस तरह से आया है वो वर्किंग नोट में मैंने दिया है। डेटर्स की एडजस्टमेंट इस तरह से की है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप ये वर्किंग नोट जो है वो देख लीजिए। ये आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुडविल की फिगर कहाँ से आई डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आया, तो इसलिए एडिशनल कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया है। ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पर हमने एसेट्स की टोटल किस तरह से की है ये डिटेल में दिया है, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको जो कैलकुलेशन करना है वो यही तक करना है। जब जहां पर हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकाला है यहाँ तक ही आपको कैलकुलेशन करना है। यानी कि आपके वर्किंग नोट में इतना ही कैलकुलेशन आएगा। होल्डिंग कंपनी का शेयर, देन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देन गुडविल के कैलकुलेशन या फिर कैपिटल रिजर्व का, देन अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लास्ट में रिजर्व एंड सरप्लस का। तो इतना ही कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करना है और डायरेक्टली बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो किस लिए दी है, ताकि आपको समझ में आए कि फिक्स एसेट की अमाउंट इन्वेस्टमेंट की डेटर्स की कैसे आई है, इसलिए ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू।